हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना प्रिज्म स्टार्ट किया था। मैं थोड़े से आपको फॉर्मूले बता देता हूँ बिकॉज आज हमने प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। तो ये आपके पास ये प्रिज्म था, ए इज़ ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इंसिडेंस रे फॉल कर रही है, दिस एंगल इज़ I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज़ R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज़ पॉइंट जिस पे लाइट ने बाहर आना है, जहाँ पे हम फिर नॉर्मल ड्रा करते हैं, और ये वाला एंगल आपके पास होता है R2। लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो इसको रिफ्रैक्ट अवे, तो ये एंगल बनता है अपने पास I2, ये हमने बनाया था। फिर इस इंसिडेंस रे को आगे एक्सटेंड करते हैं और रिफ्रैक्टेड रे को इधर, तो ये एंगल था डेल्टा। डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। 2-3 बातें आपने नोट करनी है, इसी के बेस पे हम सारे आज क्वेश्चन करेंगे। प्रिज्म का न्यूमेरिकल्स करने हैं आज हमने। तो हमने एक तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, डेल्टा का फॉर्मूला I1 + I2 - A, जो ज़्यादातर यूज़ होगा। दूसरा फॉर्मूला आपने याद रखना है ये वाला, A = R1 + R2, एंगल ऑफ प्रिज्म A = R1 + R2, ये सेकंड फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं ज़्यादातर। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू = साइन डेल्टा मिनिमम + A² अपॉन साइन A/2। ये फॉर्मूला आपने कब लगाना है? जब मिनिमम डेविएशन हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हो। तो न्यूमेरिकल पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। दूसरी बात, मिनिमम डेविएशन पे I1 और I2 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो? मिनिमम हो, तो I1 = क्या होता है? I2 होता है। ठीक है, ये तो बात होगी जनरल। अगर आपके पास थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला होता है μ - 1 × A। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? थिन प्रिज्म के लिए। फिर बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर ये वाला फॉर्मूला क्या हम थिन प्रिज्म के लिए लगा सकते हैं? I1 + I2 - A, तो आंसर है यस, लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको I1 I2 पता हो और A पता हो, लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमने फॉर्मूले लिख लिए। अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर विच कलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फॉर विच कलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मिनिमम, फॉर विच कलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मिनिमम, रेड और वायलेट। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मिनिमम, रेड और वायलेट। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप मिनिमम डेविएशन का ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता है म्यू के इक्वल, ठीक है। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड जो म्यू होता है ना, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है, ये आप याद रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कलर पे डिपेंड करता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। अब ए तो फिक्स होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स होता है। अब डेल्टा मिनिमम एक तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर आ गया। डेल्टा मिनिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना डेविएशन कम होगी। तो डेल्टा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? रेड कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण रेड कलर के लिए जो मिनिमम डेविएशन होगी रेड कलर के लिए, डेल्टा मिनिमम, वो लेस होगा एज़ कंपेयर टू वायलेट कलर। रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा, अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर की जो डेविएशन है डेल्टा वो लेस है। तो डेल्टा मिनिमम इज़ लेस फॉर द रेड कलर। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म
refractive index of the equilateral prism is √3, then what is the angle of minimum deviation? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दिया हुआ है, हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है। इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, तो इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ गिवन दैट इज़ 60 डिग्री। इक्विलेटरल वर्ड आ जाए तो एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 60 डिग्री। हमें डेल्टा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है √3, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम डेविएशन वाला साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2 इक्वल टू म्यू। नाउ पुट द वैल्यूज़। साइन a की वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा मिनिमम होल ओवर 2 बाई साइन ऑफ a की वैल्यू 60 बाई 2 इक्वल टू व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ म्यू √3। तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन 30 इक्वल टू √3। तो आपके पास आ जाएगा बच्चे साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इक्वल टू √3 इंटू साइन 30। 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 साइन 30 होता है 1/2, तो ये आपका बन जाएगा √3/2 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है, हमने सिर्फ वैल्यू फार्मूला लगाया, आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है। और साइन √3/2 होता है साइन 60 डिग्री के इक्वल। तो कटिंग करेंगे तो आपका बन जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इक्वल टू 60। तो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बन जाएगा 120 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आपके पास सोल्व करके 60 डिग्री आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अगर गिवन है तो आपने मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाना है, देन वी गेट द आंसर। सिंपल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट इज़ द refractive index of the prism? What is the refractive index of the prism if angle of minimum deviation is equal to angle of prism A? If angle of minimum deviation is equal to angle of prism A। हाँ जी, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। हमें मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है वो किसके इक्वल गिवन है न्यूमेरिकल में। मिनिमम डेविएशन का एंगल आपको एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल गिवन है। पर यहाँ वैल्यू पुट करो आप और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तुम्हारा बनता है साइन ए, डेल्टा मिनिमम भी ए है बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। तो ये बन जाएगा साइन 2a बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। तो इट बिकम साइन ए बाई साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। ये बन जाएगा। अब थोड़ा मैथ का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। ठीक है, तो कटिंग करके आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा आपके पास। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आ जाएगा 2 कोस ए बाई 2। ठीक है, अभी तक तो ये मिनिमम डेविएशन वाले हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 75 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। एट व्हाट एंगल, at what angle ray of light incident, at what angle ray of light incident so that it just graze, GRAZE, it just graze at other face, so that it just graze at other face। हाँ जी, अब प्रिज्म में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब समझेंगे क्या है। पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास प्रिज्म है, प्रिज्म के 2 फेसेस होते हैं, AB और AC। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 75 डिग्री दिया हुआ है, ये इंसिडेंट रे आ रही है। हमने एंगल ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये एंगल हो गया I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। दिस एंगल इज R1, ये जो डायग्राम अपन ने बनाया था। अब जब ये दूसरे फेस पे पहुंची है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कि इट जस्ट ग्रेज एट अदर फेस। इट जस्ट ग्रेज एट अदर फेस का मतलब ये है कि ये दूसरे फेस पे TIR कर रही है, ये मतलब है। इट जस्ट ग्रेज अदर फेस का मतलब है कि ये दूसरे फेस पे जाके ना TIR कर रही है। इस तरह के न्यूमेरिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह के न्यूमेरिकल TIR भी कवर कर रहे हैं और प्रिज्म वाला टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। दूसरे फेस पे जस्ट ग्रेज कर रही है, हमने I1 की वैल्यू बतानी है, ये डाटा आपको गिवन है। तो सबसे पहले ये देखो R2 कितना होगा। अब R2 एंगल पे लाइट जस्ट ग्रेज कर रही है, इसका मतलब जो R2 है वो C के इक्वल हो गया। व्हाट इज C? क्रिटिकल एंगल। लाइट R2 एंगल पे जस्ट ग्रेज कर रही है ना, तो इसका मतलब जो R2 एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? C के। C स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंगल। हमें पता है साइन C का फॉर्मूला होता है 1/μ TIR में। म्यू की वैल्यू आपके पास है √2, तो इससे फिर साइन C कितना बन जाएगा आपके पास? 1/√2 बन जाएगा। तो इससे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। मैंने वैल्यूज इस तरह लिया ताकि कैलकुलेट करना आसान हो जाए। C की वैल्यू 45 आ गई। अगर C की वैल्यू 45 आ गई है, इसका मतलब R2 की वैल्यू भी कितनी आ गई है? 45 आ गई है। R2 का नाम ही हमने C रखा था। अब R2 45 आ गया। हमें ये पता है एंगल ऑफ प्रिज्म A का फॉर्मूला होता है R1 + R2, ये भी फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होता है। अब एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है 75 डिग्री, R1 हमें पता नहीं, R2 है 45। सिंप्लीफाई करने के बाद R1 की वैल्यू आपके पास ना 30 डिग्री आ जाती है। R1 भी आ गया 30 डिग्री। अब R2 निकाला, R2 से आपने निकाला R1। अब बात आ गई हमने कौन सा एंगल चाहिए अपने को? अब I1 चाहिए। यहाँ पे अपने को स्नेल्स लॉ लगाना ही पड़ेगा, अप्लाई स्नेल्स लॉ। बाहर वाला मीडियम 1 है, अंदर वाला मीडियम है म्यू, तो कैसे लगता है स्नेल्स लॉ? 1 × sin I1 = म्यू × sin R1। ये हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। I1 sin I1 हमें फाइंड करना है, म्यू की वैल्यू है √2, sin R1 कितना है? 30 डिग्री। तो sin I1 = √2 × sin 30 कितना होता है? 1/2। तो √2 × 1/2 बन गया 1/√2। तो sin I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2। तो इससे फिर I1 जो आपके पास बनेगा ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना आपके पास दैट इज़ 45 डिग्री। तो लाइट दूसरे फेस पे जस्ट ग्रेज कर रही है ना, तो वो एंगल हो गया क्रिटिकल। और क्रिटिकल एंगल की हमने वैल्यू पता लगा ली, मतलब R2 पता लगा लिया।
R2 आपने पता लगाया तो R2 से हमने R1 फाइंड किया, फिर इधर हमने स्नेल्स लॉ लगाया, उससे I1 आ गया। बट ये न्यूमेरिकल आपने उल्टा चलना है, पहले R2 फाइंड किया, फिर R1, फिर I1। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This is a prism of refractive index √2। ठीक है, A is a angle of prism, ray of light is incident normally। इस प्रिज्म पे ray of light is incident नॉर्मली का मतलब है कि 0 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है, वैसे I1 0 डिग्री होगा, नॉर्मली गिर रही है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म सो डैट रे ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म सो डैट रे ऑफ लाइट जस्ट ग्रेज, so that ray of light just graze at other face of the prism, ray of light just graze at other face of the prism। नॉर्मली गिर रही है लाइट। तो ये क्वेश्चन की डायग्राम है, आप सब लोगों ने आंसर के लिए दोबारा डायग्राम ड्रा करनी है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि आंसर क्वेश्चन कैसा आएगा। ये क्वेश्चन में इतनी डायग्राम दी हुई है। हाँ जी, अब ये लाइट बच्चे नॉर्मली गिर रही है, किस फेस पे नॉर्मली गिर रही है, ए बी पे। अगर रे नॉर्मली गिरती है ए बी फेस पे तो ये यहाँ तक तो सीधी जाएगी, कहीं डेविएट नहीं करेगी। नॉर्मल रे दूसरे फेस तक सीधा जाएगी। अब इस पॉइंट पे लाइट ने जस्ट क्या करना है, ग्रेज करना है। ग्रेज का मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया सी फॉर व्हाट, क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है, अब लाइट नॉर्मली गिर रही है, नॉर्मली गिरने का मतलब है कि I1 की वैल्यू है 0। जब लाइट नॉर्मली गिरे तो I1 है 0, नॉर्मली गिरे तो फिर R1 की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि लाइट सीधी जा रही है, कहीं डेविएट तो कर ही नहीं रही यहाँ तक। तो इस फेस पे लाइट का पाथ तो चेंज हुआ ही नहीं ना, तो I1 भी 0 और R1 भी 0 है। C आपको C निकाल लेंगे आप, और C की वैल्यू किसके बराबर होती है, R2 के। तो पहले C निकालिए। साइन C का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, साइन C का फॉर्मूला होता है 1/μ, म्यू आपको √2 दिया हुआ है, इससे C आपके पास आ गया 45 डिग्री। अगर C 45 आ गया, इसका मतलब R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ठीक है, हमें तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। R1 आपके पास 0 है, R2 आ गया 45, तो फॉर्मूला क्या होता है, A = R1 + R2। फॉर्मूला लगा देंगे। A की वैल्यू हमें पता लगानी है, R1 है 0, R2 है 45, तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म A, ये 45 आ जाएगा। तो लाइट इस पर कैसे फॉल कर रही है, लाइट इस पर नॉर्मली गिर रही है और दूसरे फेस पे ग्रेज कर रही है। इसमें ग्रेजिंग वाला न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेज है तो क्रिटिकल एंगल निकाल लो, R2 पता चल गया। फिर ये वाला फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, इसमें R1 है 0, A की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपके पास एक प्रिज्म बना हुआ है, दिस इज एंगल थीटा। इस प्रिज्म के बाहर ना वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है
और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 गिवन है न्यूमेरिकल में। ABC ट्रायंगल का नाम दे रही है, प्रिज्म का नाम दे रही है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एंड क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एंड इट जस्ट ग्रेज at phase BC. Ray of light incident normally and it just graze at phase BC. BC फेज पे जो रे है वो क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। फाइंड थीटा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड थीटा। अब लोग अपनी स्क्रीन पोज करके ना अपने इसको सोल्व करना है, देखिए व्हाट इज़ द आंसर, फिर चेक करेंगे। हमें थीटा की वैल्यू बतानी है अपनी। अब स्क्रीन पोज करिए और इसको सोल्व करके देखिए कि थीटा की वैल्यू क्या बनती है। हाँ जी, देखिए बच्चे, हमने थीटा कैसे फाइंड करना है। ये लाइट जो है वो नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली आ रही है तो इसको आगे तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ। इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रा करना होता है। इस पॉइंट पे लाइट क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। ये जो लिखा है वही बनाया अभी डायग्राम में। तो ग्रेज का मतलब ये एंगल हो गया सी फॉर द क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक है। ये एंगल होता है आपके पास 90 डिग्री। तो पहले आप क्रिटिकल एंगल निकालो। आपको अब मीडियम दो आ गए, म्यू जी आ गया, एक म्यू वाटर आ गया। तो आपको क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका बताया था। अगर दो मीडियम आ जाए ना तो क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है μ1/μ2। μ1 होता है कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 होता है ज़्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब 3/2 और 4/3 में से कम वाला 4/3 है, चेक कर लो, 1.33 बनता है। 4/3 बनेगा 1.33 और ये बनता है 1.5। तो कम वाला है 4/3 और ज़्यादा वाला है 3/2। तो इससे साइन सी की वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास 8/9। क्रिटिकल एंगल तो आ गया, ठीक है। अब थोड़ा मैथमेटिकली काम है इसके अंदर। ये एंगल अपना थीटा है तो ये कितना है, 90 है। ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। अब बताना ये पूरा एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के इक्वल है। नॉर्मल ड्रा करें ना अपन, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या मैं ये लिख दूँ, C + 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90। ये पूरा एंगल आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है। 90 से 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब C माइनस थीटा हो गया 0। इसका मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई है, थीटा ही आ गई है ना जी। C की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, थीटा आ गई है। और यहाँ से हमने साइन C कितना निकाला है, 8/9। इसका मतलब साइन थीटा कितना हो गया, 8/9। तो थीटा कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 8/9। दिस इज द आंसर। थोड़ी ज्योमेट्री चलानी है आपने, ज्योमेट्री आनी चाहिए आपको, थोड़ा सा TIR वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रिज्म हो जाएगा। अब इसमें अपन ने प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है ना जी। हमने TIR का फॉर्मूला लगाया साइन C का और मैथमेटिकली देखा कि साइन C थीटा के इक्वल ही है, देन वी गेट द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं प्रिज्म का। हाँ जी बच्चे, ये डायग्राम बनी हुई है। ये पहले आप प्रिज्म बनाएंगे। दिस इज रे PQ, ये एक रे आ रही है PQ। ये A है, ये पॉइंट R है। एंड AQ इक्वल टू AR आपको गिवन है। AQ इक्वल टू AR आपको गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री गिवन है। एंड
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 गिवन है। वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकंड पार्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगाना है और एक एंगल ऑफ डेविएशन। आंसर के लिए ना डायग्राम अलग बनानी है। ये तो क्वेश्चन की डायग्राम है, डायग्राम बनाने का लालच मत करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसा आएगा तो आंसर हमने कैसा लिखना है। अब इसमें देखो बच्चे, ए क्यू किसके इक्वल है? ए आर के इक्वल है। ध्यान से बात को समझेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करता हूँ, मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ए क्यू अगर ए आर के बराबर है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तभी ए क्यू और ए आर बराबर होंगे। थोड़ा मैथ लगाइए 9th क्लास में जो कराते हैं। अगर ए क्यू और ए आर बराबर है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल जाएगी। अगर ये लाइन ऊपर नीचे जाएगी फिर तो दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब जो ए क्यू और ए आर अगर बराबर है तो ये लाइन कहाँ जा रही है? पैरेलल जा रही है। अगर ये लाइन पैरेलल जा रही है, सोल्यूशन कर रहे हैं आप, अगर ये लाइन पैरेलल जा रही है, इसका मतलब क्यू आर बी सी के पैरेलल हो गया। और हमने प्रिज्म फॉर्मूले में पढ़ा था कि जब भी मिनिमम डेविएशन होती है तो ये लाइन बेस के क्या होती है? ये लाइन बेस के क्या होती है? पैरेलल होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो मिनिमम डेविएशन हो रही है। इस क्वेश्चन में क्या हो रही है? मिनिमम डेविएशन हो रही है। ये एंगल हो गया I1, ये एंगल हो गया R1, ये हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये एंगल हो गया R2, ये एंगल हो गया I2। डेविएशन हो रही है मिनिमम। कैसे पता चला मिनिमम डेविएशन हो रही है? क्योंकि क्यू आर किसके पैरेलल आ रहा है? बी सी के, तो ये मिनिमम डेविएशन हो रही है। तो एक तो आपको डेल्टा पता लगाना है, एक आपको क्या पता लगाना है? डेल्टा पता लगाना है। म्यू आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है। तो प्रिज्म फॉर्मूला लगाओ, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू म्यू। पहले डेल्टा निकलेगा इसमें, साइन डेल्टा मिनिमम a की वैल्यू 60/2 अपॉन a की वैल्यू 60/2 इक्वल टू म्यू आपको दिया हुआ है √3। तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 अपॉन ये हो जाएगा साइन 30। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया था, ये हो गया। तो आपके पास डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन 30। डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 ये बन जाएगा √3/2 और √3/2 होता है साइन 60। साइन 30 1/2 लगाया ना, √3/2 बन गया। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 इक्वल टू 60 बन गया। इसका मतलब डेल्टा मिनिमम प्लस 60 बन गया 120। इसका मतलब डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू बनी वो 60 डिग्री बन गई। ये आ गया आंसर, डेल्टा मिनिमम तो आ गया। ठीक है, हमने इसमें हमें हिंट मिल गया। एक हिंट क्या मिला अपने को कि ए क्यू किसके इक्वल है? ए आर के। हिंट है कि ये मिनिमम डेविएशन वाला केस है। अब हमें आई निकालना है। अब आई निकालने के लिए आसान तरीका आपको बताता हूँ। आई निकालने के लिए आसान तरीका है कि डेल्टा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये तो हर जगह लग जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ए। और जब भी मिनिमम डेविएशन होती है, जब भी मिनिमम डेविएशन होती है तो I1 और I2 इक्वल होते हैं। जब भी मिनिमम डेविएशन होती है तो I1 और I2 इक्वल होते हैं। डेल्टा मिनिमम अपना 60 है, I प्लस आई हो गया 2i, ए भी कितना आपके पास 60 है, तो ये बन गया 120 इक्वल टू 2i। इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू बनी वो आपके पास 60 डिग्री आ गई। हमें हिंट मिल गया कि ये कौन सा केस है, मिनिमम डेविएशन वाला। तो बाकी न्यूमेरिकल बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं। इतना आप प्रैक्टिस करिए अपनी बुक में से। थैंक यू।